हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ऑल द लिविंग थिंग्स या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद ब खुद बना सकते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, बट humans and animals are unable to do this. So humans and animals are directly or indirectly depends on plants because they can't prepare their own food. और and we also know that पॉपुलेशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, डे बाय डे पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ना होगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन इज़ नेसेसरी, प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो नेसेसरी। जो पहले के जो लोग थे वो नॉमेडिक थे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो पीपल वर नॉमेडिक। नॉमेडिक पीपल अपने फूड की सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करते थे, क्योंकि वहाँ उनको एक ही प्लेस पर फूड अवेलेबल नहीं होता था। अगर वो जिस प्लेस पर हैं वहाँ फूड ख़त्म हो गया है तो वो दूसरे प्लेस जाकर अपना फूड के सर्च में दूसरे प्लेस जाया करते थे। वो लोग कच्ची सब्जियाँ खा लेते थे, कच्चे फ्रूट्स खा लेते थे, और ज़्यादातर वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। उनका मेन जो है फूड का सोर्स जो था वो हंटिंग था। वो हंटिंग करके अपना पेट भर लेते थे और धीरे धीरे वो क्रॉप का मतलब प्लांट्स उगाने लगे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगा, प्लांट्स और ज़्यादा उगाने लगे, तो धीरे धीरे क्रॉप्स उगाना उन्होंने शुरू करा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। नाउ वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर इज़ आवर बेसिक नीड। एग्रीकल्चर पे पूरा देश, पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड है जो, वो पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या हैं इसके बारे में हमें जानना होगा। क्या आपने घर में प्लांट्स उगा रखे हैं? थोड़े बहुत एक दो प्लांट उगा रखा है। सपोज़ आपके घर में 4-5 प्लांट आपने उगा रखे हैं गमलों में, तो क्या आप बोल सकते हो कि आपने क्रॉप प्रोडक्शन किया हुआ है? क्या उन्हें क्रॉप बोला जा सकता है? नहीं। अगर आपने एक दो प्लांट उगाया है या 2-4 प्लांट उगा रखे हैं तो उसे आप क्रॉप नहीं बोलोगे। क्रॉप क्या होता है? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop. मतलब सेम टाइप के प्लांट्स को अगर हम काफ़ी बड़े एरिया में अगर उगाएं तो हम उसको बोलेंगे क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. मतलब अगर आपने गेहूं की फसल करी है, गेहूं की क्रॉप उगाई है, तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत बड़े एरिया में सारे जितने भी प्लांट्स उगाए हैं वो सारे किसके हैं? गेहूं के हैं। अब बात आती है कि क्रॉप्स कितने टाइप्स, क्रॉप्स को अपन सीज़न के हिसाब से कितने टाइप्स में बांट सकते हैं। तो वैसे तो 3 टाइप्स हैं, 3 मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, बट आपकी जो NCERT की बुक है उसमें 2 टाइप्स को ही डिस्क्राइब कर रखा है। सो देयर आर 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स। ओके, फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स और सेकंड है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग खरीफ क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ आवर टॉपिक इज़ खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं इसके बारे में हम समझेंगे अभी। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम रेनी सीजन में उगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। और हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जनरली जून टू सितंबर। तो इसीलिए खरीफ क्रॉप्स इंडिया में कब से कब तक उगाई जाती हैं? जून से लेकर सितंबर में तक। मतलब जून में उनको बोया जाता है और सितंबर में उनको कट कर लिया जाता है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स का टाइमिंग पीरियड क्या है? जून टू सितंबर। सो इंडिया में क्या जून टू सितंबर रेनी सीजन होता है, तो खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में मतलब जून टू सितंबर में इंडिया में उगाई जाती है। हाँ, नाउ एग्जांपल्स क्या हैं खरीफ क्रॉप्स के? पैडी, मेज,
सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अभी हम 5 ही एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। आप एग्जाम्पल में मतलब एग्ज़ाम में आप 3-4 एग्जाम्पल भी लिख दें, काफ़ी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो है वो सेकंड टाइप है जो हम पढ़ने वाले हैं। द क्रॉप्स इन द विंटर्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। मतलब जो इंडिया में सर्दी के टाइम पर उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स जो हैं वो इंडिया में विंटर सीजन इंडिया में कब शुरू होता है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इसीलिए रबी क्रॉप्स भी कब से कब तक उगाई जाती हैं? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अक्टूबर में इनको बोया जाता है और मार्च में इनको कट कर लिया जाता है मार्च तक। तो इनका ये टाइमिंग पीरियड होता है रबी क्रॉप्स का, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इनके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। रबी क्रॉप्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे, जब सपोज हमें कोई प्लांट उगाना है, टमाटो का प्लांट हमें उगाना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। यानी कि अगर सॉइल में अगर बड़े बड़े गड्ढे हैं तो उसे हमें लूज़ करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसमें काऊ डंग ऐड करेंगे। काऊ डंग मैन्योर की तरह वर्क करता है, तो हम काऊ डंग ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें वाटर डालेंगे, उसको गीला करेंगे अच्छे से। फिर उसमें सीड्स प्लांट करेंगे और रेगुलर और उसको धूप में रख देंगे हम। तो रेगुलर हम उसमें वाटरिंग करेंगे तो धीरे धीरे सीडलिंग उसमें से निकलेगा और धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा होकर हमें लास्ट में फ्रूट्स देने लगेगा। ठीक है। तो हमें एक प्लांट उगाने के लिए कितनी सारी प्रोसेस से पास होना पड़ता है? सॉइल को प्रिपेयर करने से लेके स्टोरेज तक। ठीक इसी तरीके से ही हर एक फार्मर को भी यही सब प्रोसेसेस अप्लाई करनी होती है। सॉइल को प्रिपेयर करने से लेकर उसको स्टोरेज तक उसको काफ़ी सारी प्रोसेस से पास होना पड़ता है। इन्हीं सब प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को डिफाइन कैसे करेंगे हम? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involves several activities undertaken by farmers over a period of time. These activities are referred to as agricultural practices. Okay? जो मतलब कल्टीवेशन के लिए मतलब काफ़ी सारी जो सेवरल एक्टिविटीज़ होती हैं, फार्मर जो मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको फॉलो करता है, इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। Preparation of soil is first, second is sowing, third adding manure and fertilizers, fourth is irrigation, fifth is protecting from weeds, sixth is harvesting और seventh is storage। तो ये सारी प्रोसेसेस किस में आती हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल को प्रिपेयर किस तरीके से किया जाए और क्या क्या करना होता है। सॉइल को प्रिपेयर करना एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए उसको क्या करा जाता है? उसको लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है बार बार, ताकि मतलब जो भी उसमें गट्टे वगैरह हों वो सारे लूज हो जाएं। ठीक है। सॉइल को प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या मतलब लूज करने के क्या फ़ायदे वो हम पढ़ेंगे अभी, एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ। मतलब जो हम सॉइल को लूज कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इस प्रोसेस को बोलेंगे हम टिलिंग और प्लाइंग। ओके। और प्लाइंग किस इम्प्लीमेंट के थ्रू की जाती है? प्लाउ। ठीक है। तो प्लाउ के थ्रू हम प्लाइंग करते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं हम एडवांटेजेस के बारे में कि अगर हम इसको सॉइल को लूज कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं। बिना कारण तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो इनके क्या रीजंस हैं, मतलब क्या एडवांटेजेस हैं इसके, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर सॉइल अगर लूज होगी
तो जो मतलब स्टार्टिंग में जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट होती हैं, तो इजीली वो मतलब मूव कर जाती हैं अगर सॉइल लूज़ है। अगर सॉइल लूज़ है तो वो मतलब आराम से मिट्टी में घुस जाएगी अगर सॉइल लूज़ है तो, ठीक है। तो पहला फ़ायदा हमारे को ये हुआ। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, अगर मतलब सॉइल लूज़ होगी तो मतलब आसानी से जो उसकी रूट्स होंगी प्लांट की, वो इजीली मतलब सॉइल के अंदर डेप्थ में जा सकती हैं, ठीक है। सेकंड जो बात आती है, इट अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आसानी से मतलब वो ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ अ फार्मर। मतलब ये फार्मर के फ्रेंड्स कहलाते हैं, जो जैसे अर्थफॉर्म्स हैं और माइक्रोब्स हैं जो कि वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो फार्मर के फ्रेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। अर्थफॉर्म्स वगैरह क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तो वो अच्छे से अपन उसमें समझेंगे, ठीक है। तो अपना फोर्थ जो एडवांटेज है वो है turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients, ठीक है। तो टर्न और लूज करने से जो मतलब सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है मतलब कुछ सेंटीमीटर्स की जो लेयर्स होती है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स किसको यूज़ में आते हैं, प्लांट्स के यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो since only a few centimeter of the top layer of soil supports plants growth, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए मतलब जो ऊपर की सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर्स होती हैं, मतलब कुछ सेंटीमीटर तक की लेयर्स होती हैं, वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मतलब जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से अच्छे प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर द सॉइल ऑर्गेनिजम्स यूजफुल फॉर अ गुड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सॉइल ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली करते क्या हैं, तो सर इसका आंसर देखते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो डेड प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इनका डीकम्पोजिशन कौन करता है, सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे किस में आ जाते हैं, सॉइल के अंदर आ जाते हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर आए वो वापस किसके यूज़ में आ जाएंगे, प्लांट के यूज़ में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स किस में डाल देते हैं, ये सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं, और यही रिलीज्ड जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स के यूज़ में आते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर प्लॉइंग और टिलिंग। तो प्लॉइंग के लिए मतलब कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ में आते हैं। तो फर्स्ट है प्लाव। तो प्लाव किस तरीके से यूज़ में आता है, इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और दी अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड कैमल्स एट्सेट्रा, ठीक है। मतलब ये प्लॉइंग के लिए प्लाव यूज़ होता है, ठीक है, और ये वुड का बना होता है और इसको बुल्स वगैरह के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना इम्प्लीमेंट है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से क्या है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेबर बचा सकते हैं, क्योंकि कल्टीवेटर क्या है, ट्रैक्टर के द्वारा मतलब चलाया जाता है, ट्रैक्टर के पीछे अटैच करके उसको मूव कराया जाता है पूरे फील्ड में, ठीक है। Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. मतलब जो कल्टीवेटर है उसको हम ट्रैक्टर के पीछे अटैच करके उसको मूव कराते हैं, और कल्टीवेटर का यूज़ करने से टाइम तो सेव होता ही है, साथ में लेबर भी सेव होती है। मतलब बहुत कम टाइम में बहुत सारा वर्क हो जाता है, क्योंकि वो ट्रैक्टर से चलता है, और ट्रैक्टर से चलेगा तो वो ह्यूमन के कंपेयर में ज़्यादा वर्क कर पाएगा और कम टाइमिंग के अंदर ही वो सारा वर्क कर लेगा।